स्टडी मटेरियल को डिस्कस करेंगे और मेरा वीडियो भी आ रहा है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली बार मतलब आपके सामने डिस्कस करने वालों, इससे पहले मैंने नहीं देखे हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। हाँ, पिछली बार जब पढ़ाया था उसी टाइम से मैंने वो क्वेश्चंस करवाए थे। उसके बाद से आपका नया स्टडी मटेरियल मैंने ऑर्डर करा है, ये देखिए आप, और मेरे पास आ गया। तो अभी हम इसका डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 9.17 पर पहली इलस्ट्रेशन आ रही है। चलो भाई देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपके पास भी स्टडी मटेरियल होगा, साथ में पढ़िएगा। एग्जामिन द टीडीएस इम्प्लीकेशंस अंडर सेक्शन 194A इन द केसेस मेंशन्ड हियर अंडर। इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट कहता है ऑन 1 अक्टूबर 2019 मिस्टर हरीश मेड अ 6 मंथ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 10 लाख रुपीज जिसका इंटरेस्ट है 9% पर एनम। कई बार पर मंथ होता है, क्वार्टरली होता है, ये एनुअल गिवन है और जनरली एनुअली गिवन होता है। विथ एबीसी कोऑपरेटिव बैंक। फिक्स डिपॉजिट की मैच्योरिटी है 31 मार्च 2020, यानी ये हो गया 10 लाख रुपीज आपने डाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने के लिए डाले। 9% इंटरेस्ट साल का है तो 6 महीने का कितना होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे। यहां पे करके भी दिया होगा। ये करीब 45,000 आ रहा है। तो जो 45,000 का अमाउंट होगा इसका 10% जो है टीडीएस काट कर पेमेंट करी जाएगी और ये बैंक आपको जो है 4,500 रुपये कम की पेमेंट करेगा। ये जो 4,500 है आपके पैन नंबर के अगेंस्ट में वो जमा करा देगा गवर्नमेंट को, जिसका आप बाद में क्रेडिट ले सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स को देने के टाइम। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 देखते हैं जरा, यहां पे आ रहा है। ऑन 1 जून 2019 मिस्टर गणेश मेड 9 मंथ फिक्स डिपॉजिट ऑफ 3 लाख ईच कैरिंग इंटरेस्ट ऑफ 9% विद द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच and Rohini branch of XYZ bank, a bank which has adapted CBS। ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा। CBS क्या होता है? CBS का मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब सभी बैंक की जो ब्रांचेज हैं, मतलब एक बैंक की सभी ब्रांचेज हैं, वो आपस में कनेक्टेड है और एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड है। उसे बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सीबीएस सिस्टम बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने वाली है 28 फरवरी 2020 को। आपने एक बैंक के साथ अकाउंट खुलवाया हुआ है, जून 19 में आपने जमा कराया है 9 मंथ्स के लिए, और 3 लाख की आपने 3 ब्रांचेज में कराया है, बट एक ही बैंक की 3 ब्रांचेज में कराया है। और बैंक के पास जो है सीबीएस सिस्टम की सुविधा है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, तो सभी ब्रांचेस की डिटेल उसके पास गैदर हो जाती है। और अगर आपका टोटल इंटरेस्ट 40,000 से एक्सीड करेगा तो उस पर जो है टीडीएस काटना पड़ेगा। 3 लाख 3 ब्रांच में कराया, एक ही बैंक की 3 ब्रांच में कराया, 9% साल का इंटरेस्ट तो 9 महीने का बनकर निकलेगा 60,750 तीनों का मिलाकर। तो वो जो बैंक आपको पेमेंट कर रहा है उसमें 10% का जो है टीडीएस काटेगा अंडर सेक्शन 194A, क्योंकि जो 40,000 की थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस हो गई है। सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये होती है, 50,000 की लिमिट होती है सीनियर सिटीजन के लिए। 1 अप्रैल 19 को मिस्टर राजेश ने स्टार्ट करा 1 ईयर की रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी में क्या होता है, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और उसकी मैच्योरिटी बाद में होती है। 80,000 रुपये पर मंथ डालता है, 8% पर एनम का इंटरेस्ट है, पीक्यूआर बैंक के साथ है। रिकरिंग डिपॉजिट 31 मार्च 20 को जो है मैच्योर होगी। और क्या लिखा है, बस यही लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे क्या, मुझे बताइए आप। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे क्या आप? Tax has to be deducted under section 194A by PQR bank on the interest of 41,600। अब ये इंटरेस्ट कैसे आया आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई देखो 80,000 है,
जो पहला 80,000 डाला उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट, फिर दूसरा 80,000 डाला उस पर 11 महीने का इंटरेस्ट, फिर तीसरा 80,000 डाला उस पर 10 महीने का इंटरेस्ट, ऐसे कैलकुलेट किया हुआ है जिसका आप फॉर्मूलेज वगैरह भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सीखते हैं। जैसे आप एन्युटी का फॉर्मूला लगाते हैं वैसे ही आप यहां पर कुछ कर सकते हैं, कर सकते हैं वैसा कुछ करना पड़ेगा। तो रिकरिंग डिपॉजिट जो है उसका इंटरेस्ट बनकर निकल रहा था 41,600, और डिपॉजिट की डेफिनेशन में रिकरिंग डिपॉजिट भी आता है, टाइम डिपॉजिट की डेफिनेशन में जो है रिकरिंग डिपॉजिट भी आता है, और उसकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई है 40,000 से, तो आपको यहां भी जो है टीडीएस काटना पड़ेगा। यहां तक की बात क्लियर है आपको? इलस्ट्रेशन नंबर 1 हमारी हो गई है डिस्कस। इसमें एक सर्कुलर भी आया था पहले, मैंने आपको जो है नोट्स में नहीं करवाया होगा, एक सर्कुलर आया था। अगर बैंक की जो सीबीएस ब्रांचेस होती है और उसमें वो सिर्फ एंट्रियां पास करते हैं, ईयर एंड की एंट्रियां पास होती है, तो उस एंट्री पर जो है ना टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती। यहीं पे था, पता नहीं दे नहीं रखा या पता नहीं बाद में आएगा, आएगा तो देख लेंगे। इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे। एबीसी लिमिटेड मेक्स द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स अ कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर एक्स जो है एक इंडिविजुअल है और ये जो है कंपनी है। इंडिविजुअल हब अगर उन्हें ऑडिट नहीं कराना होता है तो फिर उन्हें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बट यहां तो एबीसी लिमिटेड है, और अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग की सर्विस ले रही है, कॉन्ट्रैक्टर से मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हैं, तो इंडिविजुअल के केस में, हब के केस में 1%, अदर देन इंडिविजुअल हब 2% पर आप टीडीएस काटेंगे अगर आपकी साल की पेमेंट 1 लाख से एक्सीड हो गई या आपकी पर कॉन्ट्रैक्ट जो है 30,000 से एक्सीड हो गई। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट करा 20,000 का 1 मई को, नहीं काटेंगे क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट करा उसकी पेमेंट 20,000 है, 30,000 से ज़्यादा नहीं है, साल की भी 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कटेगा। दूसरा किया 25,000 को अगस्त में करा, इसका भी नहीं कटेगा। 28,000 का किया, उसका भी नहीं कटेगा। करीब करीब ये बन गया आपका 75,000, 78,000, 70 ऐसे कुछ बनेगा, 78,000 के करीब बनेगा। उसके बाद इन्होंने 30,000 की और पेमेंट करी, तो ये भी 30,000 से एक्सीड नहीं करता, बट टोटल अगर देखा जाए तो पूरे साल का जो है 1 लाख से एक्सीड कर जाएगा। तो लास्ट वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी ना 30,000 की, इसमें पूरी अमाउंट पर जो ये बनकर निकलती है 1,03,000 की टोटल अमाउंट बनकर निकल रही होगी टोटल करने के बाद, उस पर जो है 1% की रेट पर टीडीएस काटना ही पड़ेगा। और 1% कितना निकल कर आएगा? 1030, और बैलेंस अमाउंट पेमेंट करनी पड़ेगी। ये आप सेक्शन का रेफरेंस डालकर आएंगे, सेक्शन 194C, उसके प्रोविजन को एक्सप्लेन करेंगे कि देखो एक कॉन्ट्रैक्ट पे 30,000 से ज्यादा की पेमेंट होती है तो हमें टीडीएस काटना होता है, और ये थ्रेशोल्ड लिमिट साल की जो है 1 लाख पर हम चेक करते हैं। इंडिविजुअल हब को पेमेंट करेंगे तो 1% की रेट है, अदर देन इंडिविजुअल हब में 2% की रेट है टीडीएस की। वो सब प्रोविजन लिख कर आएंगे, फिर आप जो है यहां पर बोलेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमने ऐसे किया है। उसके बाद पेज नंबर 9.25 पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 आ रही है। सर्टेन कंसेशन आर ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैश पेमेंट्स अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C। एल्यूसिडेट, एक्सप्लेन करो, उसे बताओ। तो पहला पार्ट जो है वो आपका पीजीबीपी का है कि आप कैश पेमेंट जो है अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं कर सकते हो, और 10,000 से ऊपर करते हो तो उस केस में आपको जो है डेबिट करना अलाउड नहीं किया जाएगा वो एक्सपेंडिचर। हालांकि ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के केस में उसमें 35,000 की लिमिट है, 35,000। 194C भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को बेनिफिट देता है, और अगर उनके पास साल में जो है, कहां लिखा है, 10 व्हीकल्स और उससे कम रहे हैं, साल में व्हीकल्स कम रहे हैं और वो बिजनेस कर रहा है यही गुड कैरेज वाला, और एक डिक्लेरेशन देता है, अपने पैन नंबर को देता है, पैन नंबर दे देता है और बोलता है कि मेरा टीडीएस नहीं काटना, तो उसका टीडीएस हम नहीं काटेंगे। ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 आ रहा है अगले पेज पर।
Examine the applicability of the provisions of tax deduction at source under section 194DA in the following cases. ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सेक्शन है. मिस्टर एक्स रेजिडेंट हैं, is due to receive 4.50 lakhs on 31st March 2020 towards maturity proceeds of LIC policy taken on 1st April 2017 for which the sum assured is 4 lakh rupees, annual premium 1,25,000. 2017 में अगर आपने पॉलिसी ली है तो वहां पर 10% का आप मैक्सिमम जो है प्रीमियम देंगे पॉलिसी अमाउंट का. अगर आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो वो अमाउंट आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी. 10% तक आप डिडक्शन ले सकते हैं उस टाइम, और जब मैच्योरिटी होगी तो वो अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं होगी. इसीलिए यहाँ पर टीडीएस तो कटेगा. आपकी जो पेमेंट है 1 लाख से ज़्यादा की है. जी हाँ है. मार्च 20 को पेमेंट हो रही है. जी हाँ हो रही है. तो आपने एनुअल प्रीमियम कितना पे करा? 18 और 19 और 20, और ये 3 साल आपने पेमेंट करा, तो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाई 3,75,000 आएगा. 3,75,000 आएगा. 4,50,000 आपको पता नहीं कितने, 4,50,000, 4,50,000 नहीं है, 4 लाख है भाई. गलत किया हुआ, इसको थोड़ा ठीक कर लेना. अच्छा, सम एश्योर्ड 4 लाख था, बट इनको जो है 4.5 लाख मिल रहे हैं. ठीक है, फिर ठीक है, 4.5 लाख उन्हें मिल रहे हैं. 3,75,000 इन्होंने दिए, तो 75,000 ने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. उस पर 5% का टीडीएस कटेगा. ये अमेंडमेंट आई है, ये अमेंडमेंट आई है. पहले जो पैसा मिल रहा है उस पर कटता था, अब ऐसा नहीं है. यहां पे लिखा होगा, पहले 1% होता था जो पैसा मिल रहा है, अब ऐसा नहीं है. मिस्टर वाया रेजिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 3.25 lakhs on 31st March 2020 on LIC policy taken on 31st March 2012 for which sum assured is 3 lakh rupees, annual premium 35,000 rupees. अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं 1 अप्रैल 2012 से पहले, उस केस में आप सम एश्योर्ड का 20% तक प्रीमियम दे सकते हैं. तो यहां पर सम एश्योर्ड का 20% निकल कर आता है 60,000 रुपीज, और आपने प्रीमियम दिया 35,000. आपने विद इन द लिमिट जो है प्रीमियम दिया है, तो आप इसकी पूरी डिडक्शन भी ले सकते हैं 80C में उस टाइम. और जब मैच्योर होगा तब आपके लिए टैक्सेबल नहीं होएगा, और टैक्सेबल नहीं होएगा इसका प्रोसीड, तो आप पर जो यहां पर है टीडीएस भी नहीं कटेगा. हेंस नो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड. पूरी एक्सप्लेनेशन लिख कर आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे. ये क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है 4 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का, जो भी है. 6 नंबर का आएगा तो लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे अपनी बात को, तो पूरे नंबर मिलेंगे. मिस्टर जेड अ रेजिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 95,000 ऑन 1st August 2019 टूवर्ड्स मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ LIC पॉलिसी टेकन ऑन 1st August 2013. ऑडियो चेक. फॉर विच द सम एश्योर्ड इज 90,000, एनुअल प्रीमियम वॉज 12,000. अब यहां पर जो है ये 10% तक तो दे सकते थे. देखो 1 अप्रैल 12 या उसके बाद अगर पॉलिसी ली है तो आप सम एश्योर्ड का 10% तक का जो है दे सकते हैं प्रीमियम, और आपको जो है पूरी एग्जेम्पशन मिलेगी, डिडक्शन भी मिलेगी 10% तक 80C में. जब सम एश्योर होगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा. यहां पर इन्होंने जो है 10% से तो ज्यादा दिया है. 90,000 का 10% होता है 9,000. इन्होंने प्रीमियम जो है 12,000 का दिया है. इसीलिए जो इनको मैच्योरिटी पे सम मिलने वाला है वो एग्जेम्प्ट तो नहीं होएगा, पर क्योंकि इनको सम 95,000 का मिल रहा है तो इस केस में इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट से कम की अमाउंट मिल रही है. भले ही टैक्सेबल हो, भले ही टैक्सेबल हो, टैक्सेबल तो होगी, मतलब अपनी इनकम में तो शो करेगा, टीडीएस नहीं कटेगा. अब आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक का, एफडी का इंटरेस्ट मिलता है 40,000 रुपए से कम मिल रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट थोड़ी ना है. जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आप अपनी इनकम में शो करेंगे. हाँ, टीडीएस नहीं कटेगा वो एक अलग मुद्दा है. जो प्रोविजनल टैक्स गवर्नमेंट काटती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप काटो पैसा देने से पहले, वो नहीं कटेगा. ये थ्रेशोल्ड लिमिट का काम होता है. इलस्ट्रेशन 5 आ रही है, इसमें लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन पेमेंट मेड टू रिकी पॉन्टिंग. अब तो खैर रिटायर हो गए, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, नाम चेंज कर देना चाहिए. नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, बट वो इंडिया में आते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल कंट्रीब्यूट करते हैं. 25,000 रुपए जो है उन्हें क्या मिलता है?
25,000 रुपये उन्हें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो उस पर पैसा देने वाला जो है टीडीएस काटेगा और 20% पर काटेगा, साथ में एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेगा 4%, तो 20.8% पे टीडीएस काट कर जमा कराएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी नॉन रेजिडेंट को, कोई भी सीए फाइनल के बाद कोई भी नॉन रेजिडेंट को आप पेमेंट करते हैं और टीडीएस काटना है उसका, तो उसमें एजुकेशन सेस और अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है, उसकी इनकम ज्यादा है, तो सरचार्ज के साथ आप जो है टीडीएस काटेंगे। सीए फाइनल में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। सीए इंटरमीडिएट में मैं जानबूझकर ही आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कर लिया तो इसी में आपकी जो है 80-90 मार्क्स आ सकते हैं, और इनडेप्थ करवा कर क्या क्या उखाड़ लेना है भाई। सारे तो इलस्ट्रेशन कर ली, सारे तो क्वेश्चन कर लिए, सारे तो प्रोविजन कर लिए, सारे तो नोट्स बना लिए। अब उसमें भी इनडेप्थ अगर एक वर्ड के मीनिंग पर, एक प्रोविजन के मीनिंग पर अगर हम डिस्कशन करें तो 1-1 घंटा डिस्कशन हो सकती है। ये क्यों आया, इसका क्या हो सकता है कि भाई अगर नॉन रेजिडेंट के साथ ट्रांजैक्शन है तब क्या हो सकता है, रेजिडेंट के साथ है तब क्या हो सकता है, और क्या प्रोविजंस लगते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो मुझे लगता ही नहीं कि सीए फाइनल में भी उसकी जरूरत पड़ती है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में जरूरत पड़ती है, जो प्रैक्टिकली आप केस स्टडी करते हैं। यहां तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। आओ देखें इलस्ट्रेशन 6। मून टीवी, अ टेलीविजन चैनल, मेड पेमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज टू प्रोडक्शन हाउस फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर टेलीकास्टिंग एज पर द स्पेसिफिकेशंस गिवन बाय द चैनल। यह है आपका कपिल शर्मा शो, यह है सोनी टीवी। सोनी टीवी क्या है, जैसे मून टीवी है वैसे सोनी टीवी है। सोनी टीवी ने बोला कपिल शर्मा शो को कि भैया अपने शो का फॉर्मेट ऐसे करो, हमें ये चाहिए आपसे, और बदले में हम आपको पैसे देंगे। सोनी जो है पैसा देती है कपिल शर्मा शो को, कपिल शर्मा शो बनाकर देता है, सोनी टीवी उसे ब्रॉडकास्ट करती है और एडवर्टाइजर्स को लेकर आती है और कहती है कि देखो कपिल शर्मा शो जो है हमारे जो है 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो 10 करोड़ लोग आपकी एडवर्टीजमेंट भी देखेंगे, अगर आप हमें पैसा दोगे तो हम दिखाएंगे। तो एडवर्टीजमेंट से पैसा लेती है सोनी टीवी, इनको पैसा देती है और इनसे जो है कंटेंट बनवाती है। ये सिस्टम चलता है। तो अब जो सोनी टीवी पेमेंट कर रही है कपिल शर्मा शो को, तो उसमें कपिल का जो है टीडीएस कट जाएगा। जो पेमेंट हो रही है उसमें टीडीएस कट जाएगा। कौन से सेक्शन में कटेगा वो आपको बताना है। सेक्शन जो है 194C आएगा, क्योंकि एक तरीके का ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। आपने किसी के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कर दिया है, तो इसीलिए प्रोफेशनल सर्विसेज में ना जाकर, शायद यहां लिखा भी नहीं है, प्रोफेशनल सर्विस में ना जाकर सेक्शन 194C में जो कटता है, इंडिविजुअल है तो 1%, नहीं तो 2% टीडीएस कटेगा। बस यही बात यहां लिखी है और कुछ नहीं लिखा। एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C would be attracted if the payment was made by Moon TV for acquisition of telecasting rights of the content already produced by the production house। आप किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप बनाकर दे रहे हैं, वो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर आपका बना बनाया प्रोग्राम खरीदा जा रहा है, तो उसमें तो आपने परचेज करा है। और कभी भी आप सामान को खरीदते हैं, जैसे मैंने ये खरीदा, कंपनी ने खरीदा, तो जो बेचने वाला है वो जीएसटी जरूर लगाएगा, पर टीडीएस का कोई प्रोविजन हम नहीं लगाते। सामान जो खरीदते हैं उसमें कोई टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगते, आपने इतना पढ़ लिया है। सर्विस में, कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोफेशनल सर्विस में, उनमें लगता है, एम्प्लॉयमेंट में उनमें लगता है। अगर आप बना बनाया प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसमें टीडीएस नहीं लगेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीए फाइनल में आता है, मेरे टाइम आता था, हो सकता है आप में भी पूछ लेंगे, पुरानी हो गई ये चीज। बाकी बुक है, रीडिंग करनी है कर लेना, टाइम लगे तो कर लेना। एग्जामिशन के लिए जरूरत नहीं है, 70s में मार्क्स लाने के लिए जरूरत नहीं है, 80s में भी आ सकते हैं बट थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर हाँ 90s में लाने के लिए तो पढ़ना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 7, जितना कराया है उतना करो, बुक के सारे क्वेश्चन 2-3 बार करो, समझ समझ के करो, समझ के प्रोविजंस के रिवीजन बार बार करो, जो नोट्स आपको दिए हैं हाथ से लिखो। और मैं सैलरी का चैप्टर जो है हैंड रिटन से ही कराने वाला हूं, क्योंकि जो टाइप करवाए थे नोट्स उसमें काफी दिक्कत है, काफी मिस्टेक्स हैं, वो मुझे करेक्ट करनी पड़ेगी, फिर मैं आपको ई बुक दूंगा।
इनकम टैक्स की, और जीएसटी की तो बनी हुई है, वो तो मैंने खुद ही बनाई थी ना। उसके बाद भी उसमें 3-4 एरर निकले थे पिछले एडिशन में, उसको करेक्ट कर दिया है, तो इस एडिशन में वो नहीं होएगा। और स्टडी मटेरियल के इनलाइन में बनाएंगे वो बुक, और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आप यही करें जो आपको करवाया जा रहा है, उसको अच्छे से कर लें, इतनी बार कर लें कि वो अगर उसमें से कुछ भी आ गया तो आपको कोई हिला नहीं सकता, है ना। ऐसा आपको करना है। आरटीपी है, आरटीपी कर लेना, पास्ट ईयर कर लेना अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। अप्रैल के मध्य में जो कराया उसी को रिवाइज करना बार बार, उससे पहले जितना ट्राई करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कर लो। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी इन बैंगलोर एज वेल एज हिज रूरल एग्रीकल्चर लैंड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 40 लाख एंड 15 लाख। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो टीडीएस का प्रोविजन नहीं है, इनकम भी नहीं मानी जाएगी, दोनों ही चीजें नहीं होगी। अगस्त 19 में बेचा है। ही हैज ऑल्सो परचेज हाउस प्रॉपर्टी एंड द लैंड इन द ईयर 2018 फॉर 40 लाख रुपीज एंड 10 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। जो खरीदा था बेच दिया होगा, पता नहीं, ऐसा ही कुछ है। उसने बेच दिया, खरीदा था उसने 2018 में खरीदा था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर 85 लाख रुपीज, हाउस प्रॉपर्टी की 20 लाख रुपीज, लैंड की। अच्छा, एग्जामिन द टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने जो है अपना कैपिटल एसेट को बेचा है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें तो कोई टैक्स बनेगा नहीं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट ही नहीं होता, कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, ना ही टीडीएस और ना ही उसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन होगा। अब बची आपकी हाउस प्रॉपर्टी जो आपने पिछले साल 40 लाख में खरीदी थी, अब आप उसको 60 लाख में बेच रहे हैं। कैपिटल एसेट बेचने से कैपिटल गेन आता है। हालांकि अगर आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम पर बेचेंगे तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है इसकी 85 लाख रुपीज है, 85 लाख रुपीज। अगर मैं 5% ऐड भी कर लूं सेल वैल्यू में तो उससे भी ज्यादा की मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है। आप देख सकते हैं 60 लाख में अगर मैं 5% ऐड भी कर लूं तो भी उससे ज्यादा की 85 लाख रुपीज मेरी जो है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है। इसलिए मुझे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल कंसीडरेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, 2018 में खरीदा, अभी आप बेच रहे हो, इसीलिए इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, इंडेक्सेशन नहीं होगी। 40 लाख का आपने खरीदा, माइनस करा, 45 लाख का आपका कैपिटल गेन आएगा। तो यानी कि उन्हें 40 लाख रुपीज पर, 45 लाख रुपीज पर जो है टैक्स देना पड़ेगा। बात करते हैं मिस्टर वाई की। तो मिस्टर वाई को जो सामान मिला वो मिला 60 लाख रुपीज का। 60 लाख रुपए का सामान मिला, बट था उसकी वैल्यू 85 लाख रुपीज की। तो यानी कि जो 25 लाख रुपए है वो उनको फ्री में मिल गया। और फ्री में मिल गया, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेनिफिट 50,000 से ज़्यादा का मिल गया तो उस केस में उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पर कुछ नहीं होएगा, क्योंकि वहां भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में रूरल एग्रीकल्चर लैंड नहीं आता। बात करते हैं टीडीएस की। तो टीडीएस में यहां पर यह प्रोविजन है आपका सेक्शन 194 आईए में, 50 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं तो 1% जो है, जो बायर होगा डेफिनेटली पेमेंट करने से पहले 1% का टीडीएस काट कर पेमेंट करेगा। तो 60 लाख रुपए 50 लाख से ज़्यादा होते हैं तो पूरी अमाउंट पर 1% का टीडीएस काटेगा, जो कि 60,000 आता है। इस महीने काटा, जिस भी महीने ट्रांजेक्शन हुई, ईयर तो दे रखा है, अगस्त दे रखा है, तो अगस्त 19 में काटा तो 30 सितंबर 19 तक गवर्नमेंट को जमा कराएगा अपनी रिटर्न के साथ। इन केसेस में जो रिटर्न होती है, ये वाला और रेंट वाला दो हो गए ना, इनमें जो रिटर्न होती है वो नेक्स्ट मंथ, जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन करी उसके टीडीएस काटा, उसके नेक्स्ट मंथ आप रिटर्न भी सबमिट करते हैं, टीडीएस भी जमा कराते हैं। तो ये आप ऐसे कर देंगे। शायद यहां दे नहीं रखा, एक्स्ट्रा बात आपको बताइए। इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। मिस्टर एक्स अ सैलरीड इंडिविजुअल पेज रेंट ऑफ 55,000 पर मंथ। ये रेंट वाला आ गया। अगर 55,000 का रेंट दे रहे हैं, 50,000 रुपये महीने से ज्यादा का रेंट अगर दिया जा रहा है, तो 194 आईए के बाद 194 आईबी कहते हैं कि लास्ट मंथ की जो इंस्टॉलमेंट होगी, लास्ट महीने का जो रेंट होगा, उसमें से आप जो है टीडीएस पूरे साल का काटेंगे, जो कि है 5%। यानी कि आपने यहां पर लिख रखा है, या लिख रखा है कि वो जून से रह रहा है, क्या टीडीएस काटना है नहीं काटना बताइए।
देखिए आप 10 महीने रहे, अप्रैल मई को छोड़कर जून से लेकर अगले मार्च तक आप 10 महीने रहे, उसका रेंट जो बनता है उसका 5% आप काटेंगे आखिरी महीने में, मार्च 20 में। वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर एक्स वेकेटेड द प्रीमाइस ऑन 31 दिसंबर 2019? ऑल्सो व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर वाई डज नॉट प्रोवाइड हिज पैन? देखिए अगर वो पैन नंबर नहीं देगा तो मैक्सिमम जो मैं उससे मैं टीडीएस रख सकता हूं, जो मैक्सिमम मैं टीडीएस रख सकता हूं वो आप यहां देखेंगे 55,000 रुपीज का रहेगा। अगर उसने पैन दिया नहीं तो पहली बात तो ये कि मैं 20% रेट पर काटूंगा टीडीएस, और दूसरी बात ये कि क्योंकि उसने मेरे को पैन दिया ही नहीं तो मैक्सिमम जो मैं टीडीएस काट सकता हूं वो भी यहां पर लिखा हुआ है कि जो लास्ट मंथ का रेंट होता है आप मैक्सिमम उतना ही टीडीएस जमा करा सकते हो, चाहे ज्यादा भी बनता हो, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं ना, उसको रेंट आप दे चुके, आखिरी महीने के रेंट में आपको काटना होता है टीडीएस। आखिरी महीने में आपने उससे पैन मांगा, पैन दिया नहीं, तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, 20% रेट पर टीडीएस काट सकते हो, और जो आखिरी महीने का रेंट है आप उतना ही मैक्सिमम जमा करा सकते हो। हाँ, हालांकि ये सही है कि अगर वो दिसंबर 19 में वेकेट करता है, प्रीमाइस को छोड़कर चले जाता है, तो फिर उस केस में आखिरी महीना होगा दिसंबर 19, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10 महीने बनेंगे, और 10 महीने का जो बनेगा रेंट कहां पर है, ये रहा 10 महीने का जो रेंट बनेगा। 10 महीने हुए, कितने हुए, ज्यादा बोल गया मैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीने हुए, तो 7 महीने का जो रेंट बनेगा उस पर 5% मल्टीप्लाई करेंगे आप, और उतना जो है 19,250 का आप आखिरी महीने में टीडीएस काटेंगे, आखिरी महीने की पेमेंट से पहले। पैन नहीं देंगे तो 20% की रेट होगी, वो मैं आपको करवा चुका हूं। हालांकि आखिरी महीने का जो रेंट होगा उससे ज्यादा तो आप कभी भी टीडीएस नहीं काट सकते हैं। और ये वाला जो सेक्शन मैंने अभी आपको कराया था वो आम इंडिविजुअल को भी करना है, आम हक को भी करना है, प्रॉपर्टी वाला और रेंट वाला, ये दो आम लोगों को भी करना है, चाहे उनको ऑडिट कराना हो या ना कराना हो, ये सभी लोगों के लिए है। पर सोचकर देखिए 50,000 रुपये रेंटल दे रहा है तो बंदा अमीर होगा, क्योंकि साल का 6 लाख बन जाता है। साल का 6 लाख दे रहे हैं तो उसमें तो आप घर भी खरीद सकते हैं, अगर 30 लाख रुपए का 40 लाख रुपए का घर भी खरीद सकते हैं आप। 10 साल का आप लेंगे तो उसमें 5-6 लाख आप साल के दे रहे हैं तो बहुत है, बड़ा घर भी ले सकते हैं, और आप रेंट पर रह रहे हैं तो आप अमीर हैं, अमीर हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन 9, XYZ Limited makes a payment of 28,000 to Mr. Ganesh on 2nd August 2019 towards fees for professional services and another payment of 25,000 to him on same date toward fees for technical services. यहां पर कोई भी टीडीएस नहीं आएगा क्योंकि 30,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट होनी चाहिए एक पर्टिकुलर सर्विस की, और यहां पर इन्होंने प्रोफेशनल सर्विस अलग और टेक्निकल सर्विस अलग, दो सर्विसेज ली, जिसके लिए इन्होंने अलग अलग पेमेंट करी जो कि 30,000 से एक्सीड नहीं करती थी, इसलिए यहां पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। क्वेश्चन 9 आगे देखेंगे। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10 आ रहा है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ये देखिए, एग्जामिन वेदर टीडीएस प्रोविजंस वुड बी अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस एंड इफ सो अंडर विच सेक्शन, ऑल्सो स्पेसिफाई द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल इन ईच केस, एज्यूम दैट ऑल पेमेंट्स आर मेड टू रेजिडेंट्स। अब क्योंकि रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए टैक्स कटना ही कटना है, तो फिर आपको टीडीएस काटना ही पड़ता है। मिस्टर गणेश एन इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस विद टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़, यानी कि उस बंदे को जो है ऑडिट करवानी पड़ेगी, इसलिए टर्नओवर दे रखा है पिछले साल का टर्नओवर 18-19 का। इन्होंने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करी फॉर रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस और 5 लाख रुपए की पेमेंट करी है। हाँ सर कट जाएगा, 1 लाख से ज्यादा की पेमेंट है, पर आप ये भूल गए कि उन्होंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए काम करवाया है, और पर्सनल कैपेसिटी में आप जो भी काम करवाते हैं उस पर टीडीएस नहीं आता है। भूल गए ना, याद नहीं रहता ना, तो अब याद हो जाएगा। पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वालिश फॉर बिजनेस पर्पस। अब ये जो कमीशन दिए, पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वालिश, नया नाम सुनने में आया, पहले कभी नहीं सुना, फॉर बिजनेस पर्पस। कमीशन सेक्शन 194H में आती है, 15,000 से ज्यादा की अगर होगी तो क्या करेंगे आप, तो आप टीडीएस काटेंगे, और यहां पर आपका जो टीडीएस निकल कर आएगा वो 80,000 पर आप टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। यहां पूछा नहीं है कि टीडीएस निकाल कर नहीं बताना आपको,
सिर्फ ये बताने कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। तो हाँ कटेगा। मिस्टर राजेश, होल सेल ट्रेडर हु डिक्लेयर्स प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44 AD यानी प्रिजम्पटिव बेसिस पर वो काम करते हैं, क्या उन्हें टीडीएस काटना होगा नहीं काटना होगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस मेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी टू मार्च 20। ₹20 लाख इन जनवरी 20 दिया, फेब में 15 लाख दिया, मार्च में 20 लाख दिया। टोटल अगर आप ऐड कर देखेंगे, टोटल अगर आप ऐड कर देखेंगे तो करीब आपका आएगा 55 लाख रुपीज आएगा। हर सिचुएशन में अगर इंडिविजुअल हफ को ऑडिट नहीं कराना होता तो उन्हें टीडीएस नहीं काटना होता, पर 3 सेक्शन ऐसे हैं जहां पर उन्हें काटना होता है। पहला सेक्शन, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू होती है। दूसरा सेक्शन, अगर आप रेंटल दे रहे हैं 50,000 रुपये महीने से ज्यादा का, तब भी आखिरी महीने में काटेंगे। तीसरा, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करते हैं, प्रोफेशनल सर्विस लेते हैं, या फिर आप ये जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कमीशन देते हैं, या फिर आप प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं और साल का अमाउंट जो है 50 लाख से एक्सीड करता है, चाहे पर्सनल कैपेसिटी में क्यों ना हो, तो वहां तो कटेगा ही। ठीक है ना। और उसका सेक्शन का नंबर कौन सा है? 194M। 194C में नहीं, 194M में कटेगा। मिस्टर सतीश, अ सैलरीड इंडिविजुअल, पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज फॉर बाइंग अ रेजिडेंशियल हाउस। अब ये सैलरीड इंडिविजुअल है, इन्होंने पेमेंट करी है और 51 लाख रुपीस की पेमेंट करी है। तो वैसे तो अगर आप ब्रोकरेज की पेमेंट करते हैं, कमीशन ब्रोकरेज, और आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में जो है आपको टीडीएस भी नहीं काटना होता है। बट एक नया सेक्शन को अभी इंट्रोड्यूस करा है, सेक्शन 194M, जो सबका माई बाप है, सबका माई बाप सेक्शन 194M, जिसमें इंडिविजुअल हफ को ऑडिट नहीं कराना पर पेमेंट 50 लाख से ऊपर की कर रहे हैं, ब्रोकरेज, कमीशन। सेक्शन 194C, H और J, हाँ C, H और J, उन 3 सेक्शन की जो पेमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट वाली, प्रोफेशनल सर्विस, कमीशन, ब्रोकरेज, अगर वो इंडिविजुअल हफ करते हैं 50 लाख से ज्यादा, पर्सनल कैपेसिटी में कैसे भी करते हैं, तो टीडीएस उन्हें काटना होगा। तो यहां भी काटना होगा 194M में। धीरज एक पेंशनर है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करते हैं अक्टूबर नवंबर फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस 48 लाख रुपीज। अब ये बिजनेस में है नहीं, ऑडिट इनको करवाना होता नहीं, पेमेंट 50 लाख से ऊपर की कर नहीं रहे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो इन्हें जो है टीडीएस नहीं काटना होगा। ना ही 194C में काटना होगा क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ना ही 194M में काटना होगा क्योंकि 50 लाख से ऊपर की पेमेंट नहीं है, 48 लाख रुपीज की है कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट। तो 10 इलस्ट्रेशंस हमने कर ली। $194M नहीं आता था पहले, इस साल पहली बार एक इलस्ट्रेशन कराई है 194M की। इलस्ट्रेशन 11 पेज 63 पर है। An amount of 40,000 was paid to Mr. X on 1st July 2019 toward fees for professional service without deduction of tax at source. Subsequently, another payment of 50,000 was due to Mr. X on 28th February 2020, from which tax of 10% amounting to 9,000 on the entire amount of 90,000। अच्छा, मतलब पहले 40,000 पे किए, उस पर टीडीएस नहीं काटा, जुलाई में पेमेंट करी, फेब में जब करनी थी तो ध्यान आया यार पहले की पेमेंट रह गई है, उस पर टीडीएस अभी काट लेते हैं, तो 50,000 रुपए पर नहीं बल्कि पूरे 90,000 पर उन्होंने 10% का टैक्स काट लिया, टीडीएस काट लिया। However, 9,000 was deposited only on 22 जून 2020। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मजेदार क्वेश्चन है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 40,000 इन्हें जुलाई 19 में काटना था, 1 जुलाई। इन्होंने कब काटा? इन्होंने काटा फरवरी में, और फरवरी भी कब? 28 फरवरी को। तो कितने महीने हो गए जितना इन्होंने डिले किया टीडीएस को डिडक्ट करने में? तो जुलाई का महीना हो गया, जुलाई महीने में 1 जुलाई को काटना था, नहीं काटा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्या कर रहा हूं मैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
जनवरी और फरवरी पूरा नहीं हुआ बट पार्ट ऑफ द मंथ हो गया, तो उसको पूरा महीना काउंट करेंगे तो 8 महीने हो गए। तो ये 8 महीने का जो है इंटरेस्ट बनेगा नहीं बनेगा। 4,000 रुपये पर जो टीडीएस काटना था आपको 40,000 पे, आपने फरवरी में काटा तो 8 महीने का डिले हो गया, जैसे हमने काउंट किया उस हिसाब से आया 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो 8 महीने के हिसाब से आएगा 320 रुपीज़ का इंटरेस्ट। अब जो है फरवरी में आपने 50,000 पर भी काट लिया, उस 40,000 पर भी काट लिया, तो उस 40,000 पर इंटरेस्ट लगना बंद हो जाएगा। पर आपने काट कर जमा नहीं कराया तो उस केस में फिर जो है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा कि देखो 28 फेब जो हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो ये तो 5 महीने होता है, पर यहां तो 4 महीने लिखा हुआ है क्योंकि टीडीएस डिडक्ट नहीं करा वो एक अलग मैटर है। टीडीएस डिडक्ट करा तो उसे आपने जमा कब कराना था? अगले महीने। तो अगला महीना कब आएगा? मार्च में आएगा। इवन मार्च भी नहीं, हाँ मार्च ही आएगा, 7 मार्च। अब वो 7 मार्च को आपने जमा नहीं कराया फरवरी में जो टीडीएस काटा, तो फिर आपका डिफॉल्ट चालू होएगा, और डिफॉल्ट चालू होएगा तो फिर वो मार्च का महीना 7 से एक्सीड करते 1 महीना काउंट होएगा, फिर अप्रैल का महीना 2 महीना, मई का महीना 3 महीना, और जून का महीने में करवाया तो जून का महीने की भी 7 तारीख तो निकल गई, जून के महीने की भी 7 तारीख तो निकल गई ना, तो 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। यहां पर आप देख सकते हैं मार्च का 7 निकल गई तारीख, अप्रैल की भी 7 तारीख निकल गई, मई की भी 7 तारीख निकल गई जो ड्यू डेट थी, और जून की भी 7 तारीख निकल गई, तो 4 महीने पूरे काउंट होंगे। और 9,000 पर 1.5% का इंटरेस्ट लगेगा 1 महीने के हिसाब से, तो 4 महीने के हिसाब से 540 रुपये, टोटल 860 रुपीज आएगा, और ये आपको पहले देना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपके बाकी के काम होंगे। पहले आप ये काम करेंगे, टीडीएस जमा कराएंगे, आप टीडीएस का इंटरेस्ट जमा कराएंगे। 11 क्वेश्चन करा दिए, अब क्या है, कितना बच गया? खत्म, दी एंड, दैट्स ऑल माय ऑनर, दैट्स ऑल माय ऑनर, खत्म। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हो गया। एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। एक काम करता हूं, एडवांस टेक्स्ट करवा देता हूं आपको, और एडवांस टेक्स्ट के बाद जो है ये मैं आपको ना ये 5 क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि इसमें एक एडवांस टेक्स्ट का भी क्वेश्चन आ रहा है जहां तक मुझे लग रहा है, तो एक बार और रिवीजन हो जाएगी। अभी कराऊंगा तो उसके बाद क्या आएगा कि ऐसा होगा टीडीएस खत्म हो गया, बट अभी एडवांस टेक्स्ट कराऊंगा, फिर से टीडीएस कराऊंगा, तो फिर दोबारा से रिवीजन हो जाएगी कि हाँ भाई टीडीएस में 2-2 बार पढ़ लिया, 3-3 बार पढ़ लिया। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास बना तो अभी रहा हूं, एडवांस टेक्स्ट की भी अभी बना रहा हूं, और उसके बाद जो है मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स की है वो भी अभी बना रहा हूं, आपको जो है मिल जाएगी। और जिसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो है सिर्फ सैलरी चैप्टर बाकी रहेगा। हाँ, मैं मानता हूं कि आपको क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करानी है, आरटीपी करानी है, पास्ट ईयर कराने हैं, वो तो चलते रहेंगे। इनकम टैक्स तो कंप्लीट हो जाएगा ना, इनकम टैक्स तो कंप्लीट होएगा, प्रोविजन तो सारे हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस बाकी रहेगी, वो करवाते रहूंगा आपको। इतना तो कर लो, क्वेश्चन आंसर तो बाद में मार्च अप्रैल में प्रैक्टिस करना आराम से, अभी प्रोविजंस पर तो कमांड बना लो, ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये बुक के, उसको तो कर लो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मैं करवाते रहूंगा, आप खुद से क्यों नहीं ट्राई करते? वो आप खुद से ट्राई करो। मेरी तो हालत अभी वैसे ही बहुत टाइट है, 4-4 सब्जेक्ट चल रहे हैं फर्स्ट ग्रुप के। हाँ, कॉस्टिंग हो चुका है, बट उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाकी हैं। इनकम टैक्स बस एक चैप्टर बाकी है सैलरी का, मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद एक चैप्टर बाकी है सैलरी का, उसके बाद उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बाकी हैं। कंपनी लॉ चल रहा है, ऑडिट हो चुका है, ऑडिट तो पूरा रेडी है, वो तो नवंबर के लिए आ गया था, कॉस्टिंग नवंबर के लिए आ गया था, वो तो रेडी है, बट ये तो मई 20 के लिए बैच है, तो ये चल रही है। अब इनकम टैक्स के बाद नेक्स्ट मंथ जीएसटी आने वाला है, थैंक गॉड उसकी बुक जो है मैंने बनाई हुई है, सिर्फ अमेंडमेंट करनी है उसमें इनकॉर्पोरेट, और नई बुक नया एडिशन लॉन्च करना है, तो वो एक प्लस पॉइंट मिलेगा। इनकम टैक्स की ई बुक लॉन्च करनी है, वो आपको मिलेगी एग्जाम से पहले, समरी बुक,
सैलरी मैं नोट से करवाने वाला हूँ। एडवांस टैक्स के नोट्स बन गए हैं, एडवांस टैक्स का तो खैर वो बन गया है, क्या कहते हैं उसको, पीडीएफ फॉर्म बन गया है, तो उसी से मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए एडवांस टैक्स में करवाता हूँ, इसके बाद आपको और आपका ये जो है काम जाम ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं, फिर सैलरी करते हैं। उसके बाद पढ़ा रहा हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, एक के बाद एक पढ़ा रहा हूँ, रुक नहीं रहा मैं, न रुकना है न थमना है, बस मेहनत करनी है और जीतना है। टाटा बाय बाय, मीट यू इन द सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।